हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो है हमारा स्वावलंबन जो एग्ज़ाम हुई थी कुछ दिन पहले, उसी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे। तो ये मेरे एक व्यूअर ने ही भेजा था ये क्वेश्चन। ये भेज तो उन्होंने बहुत पहले दिया था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं ये वीडियो बना नहीं पा रही थी। तो आज मैंने फाइनली सॉल्व करके सारे क्वेश्चंस जो भी मुझे मिले थे वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल वे में बताने की कोशिश की है और उसे अपलोड किया है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स से, और इसमें क्या बोला गया है, ग्रेटेस्ट नंबर बताया गया है, निकालना है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ डिविजिबल बाई 15, 25, 40 एंड 75। यानी इन ऑप्शंस में से कौन सा सबसे बड़ी संख्या है जो इन चारों से डिविजिबल है। तो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर की बात की गई है, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट की नंबर क्या होती है, 9999। तो सबसे पहले हम 15, 25, 40 और 75 इनका एलसीएम ले लेंगे, और इसका एलसीएम क्या होता है, 600। तो 600 को हम डिवाइड करेंगे 9999 में, तो इसका रिमाइंडर आएगा हमारा 399। और इस 399 को फिर 600 में से हमें माइनस कर देना है। तो माइनस करने पे क्या आता है, 9600, यानी 9600, ये आता है हमारा आंसर। तो यही 4 डिजिट का नंबर है जो कि 15, 25, 40, 25 सबसे डिविजिबल है। लेकिन ये नंबर आप देख रहे हैं कि यहाँ कहीं भी नहीं है। डैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, ई वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ क्लोजेस्ट टू अपोजिट इन मीनिंग ऑफ इटलाइज्ड वर्ड। ये जो इटैलिक में वर्ड है कंसीड, इटैलिक में तो नहीं है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है। तो कंसीड जो है, इनमें से इसका अपोजिट नंबर अपोजिट वर्ड जो है वो कौन सा है इस ऑप्शन में, ये बोला गया है। तो सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि ये जो कंसीड है इसका मतलब क्या होता है। तो इसे एक सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, मैनी पीपल ट्राई टू कंसीड रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। तो कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। तो इनमें से अब ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका अपोजिट है, स्वीकार का अपोजिट होता है। स्वीकार मीन्स क्या हो, एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट नहीं करना, अस्वीकार करना, इनमें से किसका ये है मतलब। तो एसेंट मीन्स होता है क्या, उच्चारण। मैं सबकी मीनिंग भी यहाँ सामने लिख देती हूँ ताकि आप भी कॉपी करके लिख सकें और इसे याद भी कर लें ताकि फ्यूचर के एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो। एसेंट मीन्स होता है उच्चारण या फिर स्वर कह सकते हैं। ने मीन्स होता है अस्वीकार करना। हालांकि हमें सेकेंड ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिल गया है, लेकिन फिर भी हम सभी का मतलब बताने वाले हैं। और कनकर मीन्स सहमत होना, सहमत होना। तो ये तो कंसीड का क्या हो जाएगा, कंसीड का ये सैनोनिम्स हो जाएगा कनकर। पार्टेक, पार्टेक मीन्स हिस्सा लेना, पार्टेक मीन्स हिस्सा लेना। इनजेस्ट, इनजेस्ट मीन्स क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, मुंह में डालते हैं और मुंह से जब वो गले के नीचे से उतर जाती है तो उसे बोलते हैं इंजेशन, और इंजेशन से ही बना है इंजेस्ट, निगलना। ये एक बायोलॉजी का वर्ड है, ये तो लोग जानते ही होंगे। तो इसमें कंसीड का अपोजिट वर्ड क्या हुआ, ने, बी ऑप्शन हमारा अपोजिट वर्ड है, अस्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पैसेजेस या सेंटेंस ये जो दी गई है इन्हें मीनिंगफुल वे में हमें बतलाना है। क्या होगा, क्रॉप वर स्वेइंग, स्वेइंग मीन्स क्या होता है, लहराना, यानी कि फसल जो है वो लहरा रही हैं, लहरा रही थी। वर क्रिएटिंग रिपल्स अलॉन्ग देयर पैथ, रिपल्स मीन्स क्या होता है, रिपल्स मीन्स होता है छोटी तरंग या फिर लहर, लहर। जब हम किसी पानी में, स्थिर पानी में कंकर मारते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ना इस तरह से लहर बनने लगती है। तो इसी तरह से कुछ फसल के साथ भी होता है, जब हवा बहती है तो वो रिपल्स होते हैं उसमें, यानी लहरें बनती हैं। टू द रिदम ऑफ द विंड
जस्ट एज द क्रिस्ट्स ऑफ द स्टैंडिंग व्हीट द स्टर्लीज। स्टर्लीज मीन्स क्या होता है? पूर्वाई। पूरब की तरफ से जब हवा चलती है तो वो पूर्वाई कहलाती है। तो इन्हें हमें सही करना है। तो इसका सही ऑप्शन है सबसे पहले द स्टर्लीज ही लेंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं 10 से स्टार्ट हो रहा है और कोई भी मतलब मिन बैठ ही नहीं रहा है कि मतलब कोई फर्स्ट में शुरू हो जाए। तो इसका मैं डायरेक्टली ऑप्शन आपको बता देती हूँ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द स्टर्लीज वर क्रिएटिंग रिपल्स अलॉन्ग देयर पैथ, यानी कि जो स्टर्लीज है पुरवाई हैं वो अपने रास्ते में रिपल्स क्रिएट कर रही हैं, तरंगे बना रही हैं। जस्ट एज द क्रेस्ट ऑफ द स्टैंडिंग व्हीट, वो जो फसलें खड़ी हैं इन फसलों के ऊपर में क्या हो रहा है? लहर बन रही है। और ठहरे टू द रिदम ऑफ विंड, और वो हवा के साथ साथ बनती जा रही है। जैसे जैसे हवा बह रही है वैसे वैसे तरंगे बन रही हैं। विंड क्रॉप वर स्वेइंग। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ द फर्स्ट पोर्ट ऑफ फॉर डाटा ट्रांसफ़र। सॉरी फर्स्ट नहीं, फास्टेस्ट। इनमें से फास्टेस्ट पोर्ट कौन सा है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए? फायर वायर, थंडरबोल्ट, यूएसबी, सीरियल या नन ऑफ द ऑप्शन। तो इनका ये जो है थंडरबोल्ट, ये है सबसे फास्टेस्ट। ये 10 GB पर सेकेंड डाटा को ट्रांसफ़र करती है, तो ये फास्टेस्ट है। हालांकि ये सभी फास्टेस्ट में ही आते हैं, लेकिन इनमें से भी फास्टेस्ट कौन सा है? थंडरबोल्ट। सेलेक्ट द आंसर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ये भी जीके क्वेश्चन है और एक तरह से करेंट अफेयर की भी क्वेश्चन है। तो इनमें बताना है कि इन तीनों जो सेंटेंस है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर, यानी भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस को निकालने वाला देश है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बोलते हैं, मीथेन को भी बोलते हैं। ये सब गैसें क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये गलत है, इंडिया नहीं है बल्कि यूएसए है। यूएसए है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर। भूटान नेक्स्ट है सेंटेंस, भूटान इज़ कार्बन न्यूट्रल कंट्री। हाँ ये सही है, कार्बन न्यूट्रल भी है और कार्बन निगेटिव कंट्री भी है भूटान। ये एक स्मॉल लैंड लॉक्ड कंट्री है, हिमालयस के बीच में सिचुएटेड है, इंडिया और चाइना के बीच में। यहाँ चाइना है और यहाँ इंडिया है और इनके बीच में एक छोटा सा कंट्री है, सिक्किम असम से घिरा हुआ। तो ये कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन निगेटिव भी है। तीसरा है तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है राइस कल्टीवेशन कंट्रीब्यूट इन ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि चावल की खेती करने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, बट हेल्प मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब राइस प्रोडक्शन होता है तो एक ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, ये निकलती है और ये रिस्पॉन्सिबल है लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मीथेन को प्रोड्यूस करने के लिए, राइस कल्टीवेशन। तो ये सेंटेंस भी सही है। राइस फील्ड से और भी चीज़ें इमिट होती हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि फर्टिलाइज़र के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं मिट्टी में। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी इमिट होती है। तो दोनों सेंटेंसेस सही है 2 और 3, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये है मैथ्स का क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है? राजीव बाइज गुड वर्थ ₹6650। राजीव जो है वो 6650 रुपये का एक सामान खरीदता है।
ही गेट्स अ रिबेट ऑफ 6% ऑन इट। उसे 6,650 रुपये में 6% रिबेट होती है, यानी छूट मिलती है। तो सबसे पहले तो हम 6,650 का क्या निकालेंगे, छूट निकालेंगे। कितना होता है उसका छूट, तो पूरा कट करने पे हमें पता चलता है। देखते हैं कट करने के बाद कितना होता है, यानी कि 399 रुपीज़ की छूट मिल रही है उसे, किसमें, 6,665 रुपीज़ में, यानी कि उसके पास 6,251 रुपीज़ ही उसे पे करने होंगे, इतना उसे नहीं पे करना होगा। फिर क्या है, आफ्टर गेटिंग द रिबेट ही पेज सेल्स टैक्स एट द रेट 10%। फाइंड द अमाउंट ही विल हैव टू पे द गुड्स। इतना तो उससे माइनस करके उसने पे कर दिया, लेकिन पे करने से पहले उसे 10% और देना पड़ेगा सेल्स टैक्स के रूप में। तो इतना उसे देने के लिए, यानी 6% पहले माइनस करेंगे और फिर 10% प्लस कर देंगे, तो 6,251 में प्लस हो जाएगा, कितना प्लस हो जाएगा, 625.1, क्योंकि यहाँ हमने कट किया तो 6,251 का 10% इतना ही होता है, इतना। तो इसे फिर लाइक फ्रैक्शन ये में कर देंगे नंबर्स में, और अब इसे हम प्लस करते हैं, तो 6876.1, यानी कि ये अमाउंट उसे फाइनली पे करना पड़ेगा जो उसने सामान ख़रीदा था 6,650 रुपये में। पहले 6% की छूट मिली और फिर 10% उसे देना पड़ गया। तो इसके देखिए कि इसके क्लोजेस्ट आपका कौन सा ऑप्शन है, 6876.1। तो यहाँ देखिए कि ये 0.1 आ रहा है, जबकि आपका ऑप्शन ए में 0.2 करके है। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ रोड रोलर इज़ 1 मीटर एंड लेंथ इज 7/22 मीटर। व्हेन इट इज़ रोल्ड ऑन अ ग्राउंड then it rolls 5,000 times to level the ground, but it was found that on 5% of the ground rolled twice. What is the total area of ground? एक रोड रोलर है, रोड रोलर का साइज शेप आपको पहले पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो रोड रोलर का जो शेप होता है वो होता है सिलेंडर। क्या होता है, सिलेंडर। तो आपको सिलेंडर के सारे फॉर्मूले पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसका हम सबसे पहले इसका हम रेडियस दे दिया गया है, लेंथ भी दे दी गई है आपको। तो आपको निकालना है कि उसे जब हम रोल कर रहे हैं, जैसे कि ये है मान लीजिए सिलेंडर वाला शेप का रोड रोलर है, और इसे हम रास्ते में हम क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। तो इसका कौन सा हिस्सा ज़मीन पे चल रहा है, तो ये वाला हिस्सा रोल हो रहा है, मूव कर रहा है। तो इसे हम लोग CS से बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा सिलेंडर का, जो कि क्या होता है 2πRH, यानी कि 2 तो हमें पता है, पाई भी हमें पता है, 22/7 होता है इसका वैल्यू। रेडियस क्या है 1, और हाइट क्या है 7/22। तो 22 तो ऐसे कट गया, 7 भी कट गया, बचा क्या 2 1:2, यानी कि 2 मीटर स्क्वायर ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो अब एरिया कितना कवर्ड किया गया है, 500 टाइम्स वो रोल हुआ है। तो 500 टाइम्स रोल होने पे उसने कितना एरिया कवर कर पाया वो हमें निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 500 × 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ बोला जा रहा है कि 5% हिस्सा जो है वो ग्राउंड का 2 बार चल दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 1000 का 5% जो है वो निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 50।
यानी 50 मीटर स्क्वायर हमें 1000 में से माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 950, यानी कि हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या करना है, अरेंज करना है सेंटेंसेस को, ए बी सी डी के क्रम में दिया हुआ है, उसे अरेंज करना है। द निटी ग्रिटी ऑफ थिंग्स एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, देन यू वर्क ऑन अ टीम बट नॉट वेरी गुड एट गेटिंग इनटू, इफ़ यू आर ग्रेट एट आइडियाज़ डैट हैज़ समवन हु कैन इम्प्लीमेंट। ये बहुत ही फेमस लाइन है, लेकिन नहीं जिन्हें पता है कोई बात नहीं, इसे तो हम डायरेक्टली, जो जानते होंगे वो डायरेक्टली इसे कर सकते हैं कि अगर हम कोई काम अकेले करने में सक्षम नहीं है तो वो हमें मिलकर टीम में करना चाहिए, ठीक है ना। मेन इस पूरे लाइन का यही निचोड़ है। तो सबसे पहले कौन सा लाइन आएगा, तो सबसे पहले आएगा डी नंबर, इफ़ यू आर एट ग्रेट आइडियाज़, यानी आप बहुत अच्छे हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है, लेकिन बट नॉट वेरी गुड एट गेटिंग इनटू, लेकिन आप ठीक नहीं हैं किस चीज़ में, द निटी ग्रिटी ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों में, महीन चीज़ों में, एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, और उसे इम्प्लीमेंट करने में। तो यू वर्क ऑन टीम, तो आप टीम में काम करें। डैट हैज़ समवन हु कैन इम्प्लीमेंट, जिनमें टीम में क्या होता है, कोई एक, हर इंसान में कुछ अलग अलग खासियत होती है, तो उसी टीम में अगर कोई हो जो उसे इम्प्लीमेंट कर सके। ये है इस पूरे सेंटेंसेस को अरेंज करने के वे में। पर ये नहीं बोला गया कि उन्हें अरेंज करो, बल्कि बोला गया है कि अरेंज करने के बाद सेकेंड नंबर में कौन सा आता है, तो सेकेंड नंबर में कौन सा आया हमारा, सी नंबर। तो सी ऑप्शन में किन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए में सी बैठाया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ये सब चीज़ों को आप ध्यान से देंगे। ये सब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के वाला, टाइम टेकिंग वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, पर उसमें भी ज़्यादा चूज़ करने में आपको ध्यान देना है कि ये नहीं कि आप सी आपका आंसर आया तो आपने ऑप्शन सी चूज़ कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा। बस बल्कि आपको ये देखना है कि सी है किस में दिया हुआ, सी दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए में, तो आपको चूज़ करना है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन अ रो एस सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस करते होंगे उनके लिए तो ऑफ कोर्स ईजी है, जो प्रैक्टिस नहीं करते तो उनके लिए थोड़ा हार्ड है। बोल रहा है कि 5 बच्चे हैं और वह किस क्रम में बैठे हुए हैं, वे आप बताया हुआ है यहाँ पे। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस जो है वो पी के बगल में है, यानी या तो एस पी एस इस तरह से बैठा हुआ है, या तो पी एस इस तरह से बैठा हुआ है, इन दोनों में से किसी एक तरीके से बैठा हुआ है। बट नॉट टी, सी सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, यानी एस पी और पी एस इस तरह से बगल में बैठा हुआ है, लेकिन पी के बगल में टी नहीं है। पी के बगल में क्या है, टी जो है नहीं बैठा हुआ है। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, के जो है वो आर के साथ बैठा हुआ है और आर जो है वो बिल्कुल लेफ्ट में है। यहाँ पे आप देखिएगा आर के बाद जो हु का यूज़ किया गया है वो हु आर के लिए है, ना कि के लिए। टी इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, टी जो है वो के बगल में नहीं है, यानी यहाँ पे टी नहीं है, यानी टी ना ही पी के बगल में है और ना ही के बगल में, ये आपको ध्यान देना है। तो हम उठाते हैं किसी भी सेंटेंस को, मान लीजिए इसी को उठाते हैं, पी और एस, ये वाले पोजीशन को उठाते हैं, तो पी और एस हो गए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पी के बगल में यहाँ टी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी बता दिया है कि आर जो है वो सबसे एक्सट्रीम एंड में है और आर के बगल में क्या है, के, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में आर। तो एक ये बच्चा हो गया, 2 ये, 3 4 5। तो यहाँ बोला गया है पी जो है वो पी के बगल में टी नहीं होगा, तो ये सीट यहाँ पे नहीं होगी इसकी टी की।
टी की सीट बची एक लास्ट में, यहीं पे हो सकती है। ये बच्चा कि यहाँ आ गया। तो आपका किस तरह से पोजीशन है, RKPST इस तरह से। तो इसमें क्या बोला गया है, हु इज़ सिटिंग एडजेसेंट टू एस, एस के बगल में कौन बैठा है। तो एस के बगल में 2 लोग बैठे हुए हैं, P और T, यानी ऑप्शन हमारा D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश ग्रामर का वो रीअरेंज करने वाला ही क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियल पॉलिटिक ह्यूज contact with leaders and activists parties and earned the affection of everybody, cutting in jail, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, cutting in the jail ये बगल बगल में आएगा, 2 के बाद 3। he came in close from a whole area of politics। एरे मीन्स क्या होता है, व्यू रचना, रचना, ठीक है ना, ये इसकी मीनिंग होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगी, सबसे पहले आई थिंक आना चाहिए 5 number, from a whole array of political parties। second number, political parties, सॉरी मैं फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले आई थिंक आना चाहिए ये, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ वेरिंग political hues from a whole array of political, देन पार्टीज़, यहाँ पॉलिटिकल है तो इसके बाद पार्टीज़ ही होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड अर्न द अफेक्शन ऑफ एवरीबडी, कटिंग इन द जेल। ये सब जो है ना वर्ड, ये आपको ध्यान देना होगा। पॉलिटिकल के बाद क्या होता है, पार्टीज़ ही होती है, तो यही सेंटेंस इसके बाद होगी। फिर कटिंग इन द जेल, यानी जेल में समय काटते हुए, जेल काटते हुए। ही केम इन क्लोज, यानी जेल में जब वो समय काट रहा था तो वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आया किसका, इस तरह से करके आप अरेंज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया भी अरेंज करके, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का। डैश इन 1939 में डैश वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बट हैड टू रिज़ाइन एंड डैश वॉज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। 1939 में चुना गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसिडेंट के रूप में, किन्हें चुना गया था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और फिर एक कॉमा दे के दूसरा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, कि उन्हें लेकिन रिज़ाइन करना पड़ा और फिर किसे चुना गया, CR दास, मोतीलाल नेहरू। तो इन दोनों में से किसी एक का भी अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन डिफरेंट है। तो अगर आपको सिर्फ ये भी पता होगा कि 1939 में कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो आप उसके हिसाब से सही आंसर चूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, सुभाष चंद्र बोस थे और उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद को फिर उनके बाद अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये एक एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। OFB की एग्ज़ाम, आई थिंक 2000 OFB की एग्ज़ाम 2015 में हुई थी। उसमें ये 10th लेवल का ही एग्ज़ाम था और इसमें ये क्वेश्चन आई थी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये बताने का मेरा बस यही मकसद था कि आप लोग सिर्फ ये जो टेस्ट देते हैं वो सिर्फ इस टेस्ट को पास करके स्कॉलरशिप लेने के लिए ना दें, बल्कि ये इनके क्वेश्चन से आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी कर सकते हैं। उनके लेवल, एग्ज़ाम्स के टाइप्स किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी आप समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस जहाँ पे आप अटक रहे हैं मैथ्स में, जिस टॉपिक में मान लीजिए टाइम एंड वर्क में अटक रहे हैं और रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट में अटक रहे हैं, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, गवर्नमेंट जो भी जॉब लेने वाली एग्ज़ाम्स होती हैं। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ना ही स्कॉलरशिप वाले क्वेश्चन इन क्वेश्चन में, मेधावी क्वेश्चन में, और ना ही गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स में। तो आप लोग इससे तैयारी करिए थोड़ा और बड़ा और आगे बढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसमें दिया हुआ है कि एक नदी है, ए रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट, एक नदी है जो बह रही है वेस्ट, पहले मैं डायरेक्शन यहाँ बता देती हूँ,
ये है नॉर्थ, ये साउथ, हमारे राइट साइड में ईस्ट एंड वेस्ट में लेफ्ट में वेस्ट। मान लीजिए हम यहाँ खड़ा है तो हमारे आगे क्या है, नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एक नदी है जो बह रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो वेस्ट ये है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही है, यानी इस डायरेक्शन में बह रही है। एंड ऑन वे टर्न्स एंड गोज़ इन अ सेमी सर्कल। उसके बाद ये जो है लेफ़्ट टर्न मुड़ती है, यहाँ पे है लेफ़्ट मुड़ती है और यहाँ पे एक सेमी सर्कल वो बनाती है। ठीक है, लेफ़्ट यहाँ से मुड़ गई और अब ये एक सेमी सर्कल बनाई। सेमी सर्कल समझ रहे हैं ना, ये वाला शेप। तो इस तरह से ये बनाई सेमी सर्कल का शेप अराउंड अ हिल क्लॉक। एक हिल है यहाँ, हिल पहाड़ी, हिल लॉक। एंड देन टर्म्स लेफ्ट। अब वो जो भी है नदी, इसका फेस किधर है, इस तरफ है, इस डायरेक्शन में इसका फेस है ना। तो इस डायरेक्शन से अब वो क्या है, लेफ़्ट साइड में मुड़ जाएगी राइट एंगल की तरफ। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, ये अगर नदी इधर आ रही है तो इधर मुड़ जाएगी अपने लेफ़्ट की तरफ और राइट एंगल में, यानी कि ये नदी इस तरह से मुड़ जाएगी। ठीक है ना, लेफ़्ट साइड में राइट एंगल की तरफ, 90 डिग्री राइट एंगल की तरफ। तो अब बताइए कि ये किस तरफ ये नदी मुड़ी है। तो इधर कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, यानी हमारा आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी रीजनिंग से, ये है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल अ बॉय सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू बॉय। यानी कि इसमें सबसे पहले मैं कुछ बताऊंगी, कुछ इंडिकेशन करना होगा बॉय और गर्ल के लिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। मैं इससे बॉय मानती हूँ स्क्वायर को, ठीक है, और सर्कल को मानती हूँ कि ये क्या है, गर्ल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया यहाँ पे, ये जो गर्ल है ना, ये इस बॉय के आंट की, बॉय की आंट की बेटी की माँ की बेटी है। ठीक है ना, तो बॉय की आंट, ठीक है ना, बॉय की आंट मान लीजिए कोई है, ये आंट है। ठीक है, बॉय की आंट की बेटी की कौन हो गई, बॉय की जो आंट है ये मान लीजिए यहाँ बॉय है। ठीक है, ये मैंने इसका बनाया, इनसे बड़ी है आंट। ठीक है, ये आंट मैंने बनाया। इस आंट की एक बेटी है, डॉटर है, लड़की है, सर्कल में मैंने बनाया डॉटर को। और डॉटर की जो माँ है, यानी ये आंट ही हुई। अब इनकी जो बेटी है डॉटर, तो वो कौन हुई, इसी आंट की बेटी हुई। तो बोल रहे कि ये जो बॉय है इस गर्ल से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये क्या हुई, इसकी कज़न हुई ना। मतलब एक ही बात को घुमा फिरा के बोला गया है कि आंट की बेटी की माँ की बेटी, तो ये तो बात वही पहुंच गई। ठीक है, तो ये इसकी कज़न कह सकते हैं, इस लड़की की क्या है, ये लड़की कज़न है या फिर सिस्टर है। तो ऑप्शन में आई थिंक कि नन भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। तो अगर कज़न होता तो अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि अगर सिस्टर बोला गया है तो ठीक है, लेकिन अगर इसका बाय द वे आंसर कज़न होता है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो आप इनमें सिस्टर भी मार सकते थे, ये भी सही ऑप्शन होता। बाकी तो मेधावी वाले पे डिपेंड करता है कि वे किस आंसर को सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, अ वेंडर मिल्क वेंडर हैज़ 2 कैन्स ऑफ मिल्क। एक मिल्क वेंडर के पास 2 कैंस हैं मिल्क के, जिनमें से पहले में 25% वाटर है और बाकी मिल्क है, और दूसरे कंटेनर में 50% वाटर है, तो बाकी जो 50% बचा वो मिल्क ही होगा। हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर सो एज टू गेट 12 लीटर्स ऑफ मिल्क सच डैट द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इज़ 3:5। हम लोग दूसरे कंटेनर से कितने ये मिल्क और वाटर को कितना मतलब
ये करेंगे, मिल्क को मिक्स करेंगे कि उनका रेशियो 3:5 हो जाए, वाटर टू मिल्क का रेशियो। तो पहले वाटर जो है और मिल्क का रेशियो पहले कैन में कितना है, तो पहले कैन में 25% वाटर है, तो 25% को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, यानी 1% वाटर है, जो 25% वाटर है, इसका जो बचा हुआ 3 है जो हिस्सा 75%, वो क्या है, मिल्क। दूसरे कैन में वाटर और मिल्क दोनों 50% है, यानी 1:1 की रेशियो में है। तो इनका हम एक एवरेज रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले एक चीज़, थ्री इज टू 4 और 1:2, ठीक है। ये हमारा रेशियो बना किस चीज़ का, मिल्क का, ठीक है ना, क्योंकि हमें मिल्क ही निकालना है ना, कितना ये करना है, मिक्स करना है, तो ये मिल्क का रेशियो हुआ। और इसका एक एवरेज जो होता है वो हो जाएगा कितना, 5:8 मिल्क का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे 3:5 बोला गया है, वाटर टू मिल्क, यानी वाटर अगर 3 है और तो मिल्क कितना है, 5 है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल टोटल मिक्सचर कितना है, 8 लीटर का, और 8 लीटर में मिल्क कितना है, 5, यानी ये इसका इतना हमको चाहिए, इतना मिल्क हमको करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये आप मिक्सचर एलिगेशन का अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे क्या किया जाता है, 5/8 को हम माइनस कर देंगे 3/4 में, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1/8। और यहाँ पे 5/8 को 1/2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1/8, यानी 1/8 1/8 ये रेशियो, यानी 1:1 का रेशियो हो गया इन दोनों मिक्सचर का, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन फ्रॉम ईच कंटेनर, अब एक कंटेनर से हम लोग कितना का लेंगे, तो 12 लीटर टोटल था, 12 लीटर टोटल मिल्क जो है वो था, तो इसका हाफ हमें करना होगा 1:1 के रेशियो में, यानी बराबर रेशियो में। तो बराबर रेशियो क्या होता है, 12 का 6 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। ये फ्रेंड्स देखिए, मैथ्स और जो रीजनिंग वगैरह है ना, ये आपको प्रैक्टिस ही करना होगा, या इवन कि ग्रामर भी बिना प्रैक्टिस का आपको डायरेक्टली अगर आप चाहोगे कि जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ आ जाए, तो दैट्स इम्पॉसिबल। आप बिना प्रैक्टिस किए हुए, सिर्फ अब जीके ही है जो बिना प्रैक्टिस किए हुए आप डायरेक्ट रट के समझ सकते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग और ग्रामर के लिए आपको प्रैक्टिस ही एक उपाय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉप 10 कंट्रीज अंडर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 का जो है, यानी कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा इनोवेटिव है। इनोवेटिव मीन्स नई नई चीज़ों को नई नई बनाना, या नए नए आइडियाज़ को लाना, दिमाग में इन्वेंट करना, वही इनोवेशन हुआ। तो इस चीज़ में सबसे आगे कौन से टॉप 10 कंट्रीज़ है, पहले तो ये हमें जानना होगा, फिर तब हम जानेंगे कि वो जो कंट्रीज़ हैं वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका की तो गिनती नहीं होती है क्योंकि वहाँ तो इंसान रहते नहीं, सिर्फ वहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है, तो साइंटिस्ट रहते हैं। तो सबसे पहले तो टॉप 10 कंट्रीज़ है कौन से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो फर्स्ट कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, इनोवेशन के मामले में ये फर्स्ट नंबर पे है। देन स्वीडन, देन यूएसए, देन यूके, देन कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन नीदरलैंड, उसके बाद फिनलैंड, देन सिंगापुर, देन डेनमार्क, एंड देन
जर्मनी। अब इसमें आप देखिए कि कौन से कंट्री किस कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। स्विट्ज़रलैंड एशिया में, स्वीडन यूरोप में, यूएसए नॉर्थ अमेरिका, यूके यूरोप, कोरिया एशिया में, नीदरलैंड यूरोप में, फिनलैंड यूरोप में, सिंगापुर एशिया में, डेनमार्क यूरोप, जर्मनी यूरोप। तो इनमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आए इन सारे कंट्रीज़ में? तो एशिया आया, यूरोप आया और नॉर्थ अमेरिका, बस ये 3 कंट्रीज़ आए। तो इन तीनों कॉन्टिनेंट्स का जो भी अगर होगा ऑप्शन में तो वही आंसर होगा। तो यहाँ यूरोप है, एशिया, अफ्रीका है, तो अफ्रीका तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन यूरोप नहीं दिया गया इस ऑप्शन में, तो ये गलत हो गया। यूरोप और एशिया है पर नॉर्थ अमेरिका नहीं दिया गया है, तो ये भी गलत है। सिर्फ यूरोप, ये भी गलत है, यानी हमारा ऑप्शन नन ऑफ द ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन होगा। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि टॉप 10 कंट्रीज़ कौन से हैं, पर हमारे इंडिया का क्या पोजीशन है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडिया का पोजीशन है 46 और पहले था 48, ये पहले था। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को निकालती कौन है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी संस्था जो है वो निकालती है कौन सा इंडेक्स। तो ये है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जान लेनी चाहिए हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करती हूँ तो। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही अपलोड करूँगी और उसमें आगे के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, कहीं भी अगर कुछ गलती हो गई है, मुझे बताने में बाय मिस्टेक हो जाता है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जहाँ मैं ये PDF शेयर कर दूँगी पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के बाद। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ शेयर करती रहती हूँ जॉब वगैरह से रिलेटेड। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस यही आप